अनिल जी, कैसे आप देखते हैं? शुरुआत करें हम आज जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहीं से, इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। कल हम लोग इसी कार्यक्रम में जब ये ब्रेकिंग खबर आई थी कि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है, आज कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत को, गंभीर आरोप है, कई सारे सवाल हैं। और क्या यहाँ एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ बैंक्स और ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन सब को, ये सब मिलकर सरकार को बचाने की कोशिश में है? क्या ये सब मिलकर मोदी राज को आगे तक ले जाने की कोशिश में है? क्या ये सब मिलकर उन सब पर पर्दा ढकने की कोशिश कर रहे हैं जहां महा घोटाला और महा भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो खुलती हुई दिखाई देती हैं? क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ आप देखते हैं? इसका लगातार खुलता जा रहा है और इसमें और एक्सपोज देखिए, जो अभी वो आएगा, मतलब लिस्ट आएगी, उसमें क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है। पहले तो इसी में एक्सपोज हो रही है बीजेपी सरकार कि वो इसको आने नहीं दे रही और आने नहीं दे रही है। और देखिए कितना चालाकी भरा है कि इतने 25 दिन में जो कह रही थी सुप्रिया श्रीनेत की, 25 दिन तक उस पर जो है एसबीआई को ये समझने में लगा देश का सबसे बड़ा पीएसयू है वो, मतलब बैंक में का जो पीएसयू सबसे बड़ा पीएसयू होगा वो, सरकारी बैंक ही नहीं है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम। रेलवे के बाद मेरे ख्याल में, रेलवे तो मिनिस्ट्री है लेकिन सार्वजनिक निगम है एसबीआई। और उसकी ये हालत है कि इसको ये समझने में वक्त लगा कि जो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको उसका डिटेल्स देने में कि वो किसने खरीदा, किस पार्टी को जो गया और कहाँ भुनाया गया, कौन सी तारीख थी, बस इतनी बात को बताने में, समझने में कि इसको डेटा कलेक्ट करने में उसको लगेगा 25 दिन। तो आप सोच लीजिए कि कौन किन हाथों में है बैंक, उसका आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जबकि पूरा अभी का जो ये है कि पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पूरा जो सिस्टम है, आपको बराबर आता होगा कि बैंक से नोटिस आती रहती है कि आपका केवाईसी केवाईसी, मतलब आपको फिर से जमा करना है। ये गाहे बगाए करते हैं, जो बता रही थी कि इतने जो खाते हैं, इतने हजारों, वो सब का डेटा उनके पास है। उसके और केवाईसी लिए बगैर, क्योंकि उसमें 2 शर्तें हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि डोमेस्टिक कंपनीज और इंडिविजुअल्स, जो इस देश का नागरिक हो, वही वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। अब आप सोच लीजिए कि ये 2 शर्तें हैं, तो बिना के आप मतलब जाने हुए तो आप देंगे नहीं किसी को। ये इनका तर्क जो है कि दोनों डेटा अलग है, कि जो भुनाया गया वो और जो जमा खरीदा गया वो। ये अगर बात आपको कहनी भी थी तो आप सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन बताते कि 2 अलग डेटा है, हम इसको आपको दे नहीं सकते, और दे नहीं सकते अभी तुरंत। और आपके पास ये इन्होंने कहा था कि सीलबंद कवर में वो उनका डिटेल्स देने के लिए वो प्रस्ताव रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर कैसे वो करने वाले थे? देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो पक्का हो गया इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एसबीआई के बारे में पहले शक होता था, या उसका जो मिली भगत जो रही है, ये जो लुटेरे जो ले गए देश के पैसा बाहर, इसके बारे में तो है, बैंकों के बारे में। लेकिन अब ये लगने लगा कि अब वो इशारों पर काम करती है, कोई ऑटोनॉमी नहीं। एक और इंस्टीट्यूशन जो प्राइम बैंक है देश का, उसको आप ढहते हुए देख रहे हैं। और अभिजीत गांगुली का आपने जिक्र किया ही, तो अब वो जो है जुडिशियरी उसको कर रहा है। लेकिन अब इसमें परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ये जो एप्लीकेशन है इसके मतलब बैंक का इस पर वो क्या रवैया लेता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एकदम सीधा मामला है कि आपने एक तो बताया नहीं, और जब आदेश किया गया वो दोनों डेट दिया हुआ है कि 6 तारीख तक आपको देना है और 13 तक पब्लिक के पास जाना है, और इसकी आप ये कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए ये इससे क्लियर हो गया कि बीजेपी बहुत, वो जो ये जो मामला है
इसमें बहुत कठिनाई में है। लिस्ट अगर मुझको लगता है क्या कि प्रे प्रे तो ये करना चाहिए इन लोगों को जो याचिका करता है एडीआर, कि भैया आप जितना आपने 25 दिन में जमा देखा है उतना तो दे दो। काम तो आपने कुछ शुरू किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट है, उतना भी दे दो तो बाद में देखेंगे, या देता जाओ, मतलब इंस्टॉलमेंट में दो। 22,000 है तो 5,000 करके दो और चुनाव के पहले तक दे दो। मतलब आप सोच लीजिए कि ये क्लियर कट। लेकिन इसमें ये पता चल गया कि बहुत बड़ा घोटाला है। जी सबसे जी, बड़ा घोटाला हमको लगता है पिछले दिनों का सरकार का यही है। बिल्कुल, यही पे मैं क्या इतना आसान है 400 पार? देखिए ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कर, मतलब आरएसएस का पहले से रहा है और उसी के वो मतलब प्रचारक हैं। वो पहले से झूठ और अफवाह को सच बना के कैसे पेश करना है ये उनको पता है। मतलब उसके में हमको लग रहा है कि देश में अगर किसी संगठन ने इसमें अगर महारत हासिल की होगी या अकेला संगठन कोई किया होगा तो वो है आरएसएस। तो उसको ये पता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसको ऐसे ही लड़ा जाता है, तो इसीलिए वो करेंगे। लेकिन अब हम शुरू करें, हमको लग रहा है महाराष्ट्र से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जी अभी गृह मंत्री महाराष्ट्र में ही है और आए हुए हैं और जगह जगह भाषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मतलब मेरी जहां तक दृष्टि है जाती है, किसी भी हालत में एनडीए के नाम से इलेक्शन लड़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि और जो पार्टियां हैं उनके साथ वो सब ओरिजिनल है। चुनाव मतलब कोट और अनकोट के हिसाब से कि चुनाव आयोग की नजर में वो सब ओरिजिनल पार्टीज हैं। मतलब एनसीपी भी ओरिजिनल है, शरद पवार बाहर है लेकिन उनकी पार्टी ओरिजिनल हो गई चुनाव आयोग के जरिए। एक नाथ शिंदे की भी पार्टी ओरिजिनल शिवसेना है उनके मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। तो ये ओरिजिनल पार्टीज ओरिजिनल अपना जो है उनकी ताकत उसके हिसाब से मांग रही है टिकट, वो देना उनके लिए संभव नहीं। 22 शिवसेना लड़ी थी पिछले दफा, तो वो 22 टिकट मांग रही। इस तरह से सब जोड़ने के बाद 38 टिकट हो जाता है। एनसीपी और शिवसेना मिला करके और सब मिला करके 38 है सीट, मतलब हो जाता है। 10 सीटें बचती हैं। बीजेपी चाहती है कि 10 सीटें तो वो उनको मतलब उनके जो सहयोगी दल हैं वो 10 सीटें देने को इनको तैयार है, जबकि जी इनको लड़ना है 30 से अधिक सीटों पर। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ, अब कितना डिफिकल्ट है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार का मामला ऐसा है कि बिहार में तो उन्होंने चिराग और उनको उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज दे दिया कि आपको जहां जाना है जाइए, तो वो लोग तो उधर जाने वाले हैं। सुभाषपा के बारे में आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन स्थिति हो गई है। सुभाषपा के जो नेता है ओपी राजभर, अभी वो शायद ले लिया, उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है। अभी जो एक्सपेंशन जी हुआ है जी उसमें जी जी, उन्होंने शपथ ले ली है। तो हमको लग रहा है कि उनका मामला सेटल हो गया। वो जो अभी तक बोल रहे थे वो दवा बनाया, उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब उनका तो जो लेन देन है वो हो गया, तो इसीलिए उनका जयंत का भी लेन देन हो, मतलब उनकी भी सीटें तय हो गई। तो वहां पर तो कोई एनडीए नाम की चीज वैसे है नहीं। ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके लोगों को एडजस्ट कर दिया उन्होंने। तो बीजेपी यूपी में उनको सीटों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी में जो यूपी का सबसे बड़ा मसला है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर ये आ गए वापस तो जो जैसे कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को मालूम है कि अगर जीत करके मोदी जी आ गए तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं मतलब कि बाहर जाना होगा, योगी जी आदित्यनाथ को भी अपना पद छोड़ना होगा। तो ये जो इंटरनल सिचुएशन है बीजेपी में हर जगह, वो वहां ही नहीं गुजरात में भी नितिन पटेल ने जिस तरह से अपने को अलग कर लिया है चुनाव से, तो उसका भी मानिए। अभी इसको कंपनसेट कैसे कर रहे हैं वो उस पर भी नजर डालना चाहिए। उनको जो लोग पहले से स्लीपर सेल थे बीजेपी के कांग्रेस में, जी जैसे जो कि कभी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जैसे अर्जुन मोढवाडिया, अमरीश ढेर, इस तरह के जो लोग थे वो उसको तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। लेकिन वो लोग सब इनफेक्टिव हैं। अगर वो इफेक्टिव होते ही तो अपनी पार्टी को क्यों नहीं जिता लेते, और बल्कि उन्होंने तो ऐसा किया। तो
पूरा जो उनका सिनेरियो है वो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज पर गौर करना आपके लिए जरूरी है कि वो सब कुछ कर रहे हैं इसीलिए कि मीडिया और जो पैसे का पावर है वो उनको लग रहा है। आप ये रोड शो सोच रहे हैं, इसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये रोड शो में जो पुष्पों की वर्षा होती है, आप फूलों की कीमत आपको पता है, इतना पैसा कहां से कैसे खर्च कर रहा है। और वो देखिए कि सरकारी एक्सचेकर से हर जगह वो प्रोग्राम रखते हैं सरकार के उसके खर्चे से जाते हैं। और आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने एक छोटा सा टेंट, मतलब वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं, मंच लगाने के लिए बिजली बोर्ड का, जो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का की सहायता ली, तो उनका चुनाव रद्द हो गया था। तो चुनाव आयोग कहाँ आ गया है वो देखिए आप, और वो देखिए तो चुनाव आयोग, पैसा का बल और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मीडिया में अभी आपको बस लास्ट लाइन बोलूंगा कि मीडिया में अभी चल रहा है, मतलब अभी इलेक्शन कितना दूर है, लेकिन एक चैनल ने ठान ली है कि उनको ओपिनियन पोल और सर्वे और किसी तरीके से जिताना है। तो वो जो है अभी डिबेट चला रहा था कि ओपिनियन पोल में वो जीत गए हैं, वो जो अदालत लगाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, तो उनका चैनल वो चला रहा है कि ये जो है जीत चुके, मतलब बीजेपी जीत गई है। उनको कितना 80 में कितना दे रहा है मालूम नहीं, यूपी वगैरह। और कांग्रेस प्रवक्ता और बाकी लोगों से पूछ रहा है कि इस पर आप राय दीजिए, क्योंकि वो तो चुनाव जीत गए। तो ये है हालत। इसी के सहारे ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो आपने कहा ना कि नारे लगाते हुए पहुंचो और उसके बाद मीडिया का सहारा लो, इसी दो के सहारे कर रहे हैं। लेकिन मुझको लग नहीं रहा है कि इतना आसान होगा ये 2024 का, क्योंकि ये जो नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान वाला है, वो लग रहा है क्या कि कहीं न कहीं लोगों को टच कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन एक सवाल प्रशांत जी आपसे पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी, अभी उनका 2-1 दिन पहले और लगातार सुन रहा हूँ, इस बार थोड़ा मीडिया से निराश दिखाई दे रहे हैं। और निराशा में वो ये भी कह रहे हैं कि आप तो मीडिया ने पहले उसको भी नहीं दिखाया, हमारी पहली यात्रा को भी नहीं दिखाया, मीडिया ने दूसरी यात्रा को भी नहीं दिखाया। आखिर किस मीडिया से राहुल गांधी उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे साथी अभी अनिल सिन्हा जी जो बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि एक तरफ मीडिया अभी से ओपिनियन पोल के जरिए एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि सरकार तो मोदी की बन गई, तीसरा टर्म मिल गया, और उस पर प्रतिक्रिया दीजिए जी कांग्रेस के आप प्रवक्ता जन। और दूसरी तरफ कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो पहले 4000